नमस्कार। हाय फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से डील करेंगे। पहले हमने पढ़ा कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज यानी ट्राइब्यूनल कैसे बने, इनका पावर कॉन्स्टिट्यूशन 323A टू 323B से कैसे आया, किस टाइप के ट्राइब्यूनल्स थे। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे अप्लाई होता है, पर क्यों अप्लाई होता है ये इंपॉर्टेंट। देखो, क्वासी जुडिशियल बॉडीज में, ट्राइब्यूनल्स में रेगुलर सीपीसी, इंडियन एविडेंस और अदर एक्ट्स, प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव एक्ट्स नहीं चलते। अभी अगर नहीं चलते तो जस्टिस किस बेसिस पे होगा, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो यू हैव टू पुट इन द इंट्रोडक्शन दैट जब प्रोसीजर, जो लॉ का प्रोसीजर है जो कोर्ट्स में, वो यहाँ नहीं चलता, तो कैसे पता चलेगा कि अपने को जस्टिस मिल रही कि नहीं मिल रही। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक तो नेचुरल जस्टिस, ये देखो, कोडिफाइड नहीं है, इट इज एन अनरिटन लॉ बेस्ड ऑन गुड कॉन्शियंस। एक नॉर्मल साधारण आदमी अपनी अंतरात्मा से देख के जो डिसीजंस ठीक से दे क्या सच्चाई से दे सकता है, वही नेचुरल जस्टिस है। ये कोडिफाइड नहीं है, अनरिटन लॉ है। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन करते समय इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या इसके स्टैंडर्ड्स है, क्या इसके मापदंड है, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आता है रूल ऑफ, इसमें एक दो मैक्सिम्स हैं, बाकी कुछ बायसेस भी आते हैं इसमें। देखो, नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयर होना चाहिए, जो भी आप करो फेयर हो, ठीक है। इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी की पार्शियलिटी नहीं, किसी का तरफ लेके नहीं होना चाहिए। और सुनने में कायदे का लगना चाहिए, शुड बी लाइक एकदम रीजनेबल लगना चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग होता है जब फेयर होता है, इम्पार्शनल होता है, रीजनेबल होता है, then it is said it is has the principle of natural justice. Now let's look at, now ये important, ये कोडिफाइड नहीं है, तो फिर किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है। अभी जुडिशियल प्रेसिडेंट जितने आए हैं अभी तक, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हुए या आपके इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं, क्या कहते हैं, जो आपके रिलेटेड है सुप्रीम, आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो जजमेंट्स रहे, प्रेसिडेंट्स रहे, लैंडमार्क केसेस, उससे हमारा नेचुरल जस्टिस भी निकलता है। और जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स हैं जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, वन इज नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। मतलब यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन मैटर। अगर आप किसी मैटर में अगर आप सीनियर पोजीशन पे, आप वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो आप उस सब्सटेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रहना चाहिए कि आप एकदम उस मैटर से लिंक नहीं हो। सो देन इट बिकम्स दैट वेंस यू आर सेइंग दैट यू आर नेमो जोडेक्स इन कॉजा सुआ, अगर वो पाया गया कि किसी तरह से भी आप उस मैटर से लिंक्ड हो, तो आपके ऊपर बायस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो रूल अगेंस्ट बायस क्या होता है, नेमो जोडेक्स इन कॉजा सुआ। अभी बायस किस किस टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है पेक्यूनरी, जैसे अभी लोन मैटर है, उसके ऊपर कुछ डिसीजन हो रहा है बैंक, कुछ ट्राइब्यूनल में। अभी उसमें जो ऑर्डर दे रहा है उसका ही कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है वो पैसे के लेन देन में, तो पेक्यूनरी, अगर पेक्यूनरी चाहे 1 रुपए का भी इन्वॉल्वमेंट हो, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो बायस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट मैटर है, सपोज किस कुछ कार्रवाई हुई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा, और जो जो डिसीजन ले रहा है, इस बात का संज्ञान ले रहा है और उसके ऊपर ऑर्डर, वो उस सब्जेक्ट मैटर से लिंक्ड है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटिव्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, वॉट एवर इट बी, तो सब्जेक्ट मैटर बायस आ सकता है। देन इज पर्सनल बायस, उसकी खुद की थिंकिंग, उसकी खुद की प्रेजुडिस अगर उससे इन्वॉल्व है, और उसके पास्ट डिसीजंस या कुछ एक्शंस ऐसे जिससे पर्सनल बायस दिख रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज बायस। डिपार्टमेंटल बायस हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट से गलती हुई और उसका इन्वेस्टिगेशन और वो सब जो हो रहा है, और जो उस पर ऑर्डर देने वाला है वो भी उसी डिपार्टमेंट का है, देन हाउ फेयर कैन इट बी। सो दीज आर काइंड ऑफ different kind of matters in which we say the rule against bias, in which nemo judex in causa is a very important maxim that you should write. सेकंड आइटम आता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। मतलब जो हियरिंग होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए, उसका मैक्सिम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम।
इंश्योर्स द राइट टू डिफेंड। इसमें क्या क्या पार्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक, अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैटर किसी ए पार्टी ने फाइल किया बी के अगेंस्ट। तो जब रेवेन्यू ट्राइब्यूनल उस मैटर को डिसाइड कर रहा है तो पार्टी बी को वो अच्छे से नोटिस भेजेगा, भाई क्यों हो रहा है, आपको बुलाया जाए, पार्टी बी को मौका दिया जाएगा, आप आओ अपना, यू पुट योर पार्ट ऑफ द स्टोरी इन फ्रंट और आप अपना पक्ष रखो। सेकेंड इज एडुकेसी ऑफ नोटिस। इतना टाइम दिया जाएगा कि आप उस नोटिस को रिप्लाई कर सको और उसके लिए प्रिपेयर कर सको। ये नहीं कि 7 तारीख को दिया और 8 तारीख को हियरिंग है, मीन्स यू हैव टू, और सुबह नोटिस दिया कि शाम को हियरिंग है। सो एडुकेसी ऑफ नोटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। सेकेंड इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्लायंस। अगर वो शोकॉज नोटिस इशू हुआ है, नोटिस इशू हुआ है उसको कि भाई आपने ये अमाउंट जमा नहीं किया, अभी हम आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे, तो अगर वो उसको उतना टाइम देते कि वो जाके वो अमाउंट जमा कर देगा तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर्स, फिर उसको जो नोटिस मिला है और वो अमाउंट जमा कर देता है, देन ही गेट्स द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय पेइंग एंड देन द प्रोसीडिंग इज नॉट अगेंस्ट हिम। अब ये जो जवाब देगा पार्टी बी वो राइटिंग में दे सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको ओवरऑल आके आर्ग्यूमेंट्स करने। अगर कोई एविडेंस पेश हुआ है तो उसका राइट बनता है कि वो उस एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन कर सके। और एविडेंस जो है वो पहले से दिखाना बताना पड़ेगा, नहीं तो ये एम्बुश नहीं होना चाहिए कि सीधा सीधा उसी टाइम आके बोल देखो ये एविडेंस है। एविडेंस कोर्ट में हमेशा प्री इन्फॉर्म्ड रहता है, इन टर्म्स इन ट्राइब्यूनल ऑल्सो, and each party gets enough time to cross question, examine, and then uh, uh, deal with the evidence and give your own facts upon the evidence. So, so the right to know the evidence is involved। और उसके बाद ये पूरी फेयर हियरिंग दोनों साइड से सुनने के बाद इसको बोलते हैं हम ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज फॉलोड। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, तो आर्टिकल 14 ऑफ इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 plays a very very important in making sure that it is fair, the order that is released is fair, just and reasonable। Therefore we can say that uh, this principle of natural justice, though it's not codified, इसके अलग अलग foundations हैं which we can look at and we can quote in the while answering the paper as far as principle of natural justice is concerned। अभी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। अभी हमने अलग अलग टाइप के बायस है, पेक्यूनरी देखा, हमने सब्जेक्ट मैटर देखा, डिपार्टमेंटल बायस देखा। तो इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ बायस है, नेमो जोडेक्स इन कोजा, इसका इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, हाउ डज द जुडिशरी अप्लाई कि इधर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ है कि नहीं। वो क्या करते हैं, पहले तो कैटेगराइजेशन करते हैं कि किस टाइप का बायस था, पेक्यूनरी था, सब्जेक्ट मैटर था, पर्सनल था, प्रेजुडिस था, डिपार्टमेंटल बायस था, किस तरह से। फिर उसकी टेस्टिंग होती है, एक नॉर्मल डिटर्मिन इफ द इफ अ रीजनेबल मैन वुड सस्पेक्ट इम्पार्शियलिटी, मतलब मोटे तौर से क्या दिख रहा है, इसमें कोई सब्सटेंस है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और उसके बाद अगर पाया गया कि हाँ इसके अंदर बायस था, and we find that there is a bias over there and it has been objected by the party in front, then chances are that order that has been passed by the tribunal will be declared void। So this is how uh, so article 14 which deals with arbitrariness and also deals with the article 14 which deals with equality, so that arbitrariness is not there, and article 21 which says that a fair procedure should be followed। So these two articles help to implement the principles of natural justice। So this is how it principle of natural justice has been applied। Now let's look at, we have covered these two parts of principle of natural justice। Let's look at in which cases natural justice may not be applied। exception हो सकता है इसके ऊपर, हो सकता है लेजिस्लेशन नहीं उसका एक्सेप्शन दिया हो कि ये रीजन से अगर है तो स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन जिसको बोलते हैं। सेकंड कुड बी इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ खास रीजन है इमरजेंसी के कारण ऐसा ऑर्डर दिया गया, जो हो सकता है
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इम्प्लीमेंट ना किया हो सकता है कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट मैटर हो, इम्प्रैक्टिकल हो टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि हो सकता है इतने लोग इन्वॉल्व थे कि सबको उतना केयर या उतना हेल्प देना जो ज़रूरी था उस डिपार्टमेंट से शायद नहीं दे पाए. समटाइम्स द वॉल्यूम इज सो लार्ज दैट इज इम्प्रैक्टिकल टू डील विद इन द मैटर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. देन इट कुड बी वेरी ट्रिवियल मैटर जिसको डील करने का मतलब बहुत ही छोटी मैटर कि उसने ये बोला या उसने ये बोला, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करना ही मुश्किल था. क्या उस टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था दैट उस टाइम वो वक्त ऐसा था कि वो करना ही बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं करते तो पब्लिक को नुकसान हो सकता था. सो वी हैड टू गिव एन ऑर्डर लाइक दैट. सो इन दैट केस इट विल कम एज एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस. अभी कोई ऑर्डर नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट पाया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. अगर पार्टी ए ने ट्राइब्यूनल में फाइल किया और ऑर्डर आ गया, जब तक वो वॉइडेबल है, जब दूसरा वो वॉइड ab initio नहीं है, वॉइडेबल, जब दूसरा पार्टी ऑब्जेक्ट करता है द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट फॉलोड एंड मैटर्स आर लुक्ड इनटू वेदर द बायस वाज देयर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अप्लाइड, फिर जाके वो वॉइडेबल है. इसलिए अगर पीएनजी फॉलो नहीं हुआ है तो वो वॉइड डिक्लेयर हो सकता है, वो डिसीजन क्वैश हो सकता है, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन आ सकता है कि अभी इस ऑर्डर को स्टे ऑर्डर मिल गया है या वो ऑर्डर पालन नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट रिट ऑफ सर्जरी या मैंडेमस हो सकता है. अगर वो ऑर्डर अप्लाई हुआ और किसी को डैमेज हुआ तो हो सकता है ऑर्डर कोर्ट उसके लिए डैमेजेस भी दे सकती है. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन इन केस there is an effect of violation of natural justice. So that with this we complete the administrative adjudication part, which is part 2. Okay, thank you. धन्यवाद.